नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। चार के वार में सबसे पहले बात करेंगे देश के चर्चित श्रद्धा वाका मर्डर केस की, जिसमें अब आरोपी आफ्ताब की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पुलिस ने पूरे मामले में चार्जशीट तैयार कर ली है। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी पूजा। देखिए, बिल्कुल चार के वार में मैं आगे आपको बताऊंगी मेरठ में धर्मांतरण की कोशिश के खुलासे से जुड़ी बड़ी खबर। मेरठ में 2 विदेशी युवतियों पर स्टूडेंट्स को बरगलाने के आरोप लगे हैं। अगली खबर आपको बताएंगी मेरे सहयोगी आयुषी शेखावत। नमस्कार, चार के वार में मैं आपको बताऊंगी यूपी के स्टंटबाजों के जानलेवा स्टंट के बारे में। देखेंगे कैसे ये स्टंटबाज खुलेआम ट्रैफिक नियमों का ढेंगा दिखा रहे हैं। अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी सुरभि तिवारी। और अगली खबर मैं आपको बताऊंगी, आपको फिल्म पठान पर मचे बवाल के बारे में जानकारी दूंगी और देखेंगे कि कैसे इस पूरे विवाद में असम के सीएम की भी अब एंट्री हो चुकी है। और अब शुरुआत करते हैं चार के वार की और सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई, जो मेरे सहयोगी महिमा आपको बताएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता दें। दिल्ली के मेहरौली में हुए श्रद्धा वाका मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ 3000 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसको लेकर पुलिस ने महीनों की जांच के बाद इसको तैयार किया। अब पुलिस जल्द ही कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है। श्रद्धा हत्याकांड में चार्जशीट तैयार। फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बने आधार। चार्जशीट में शामिल आफ्ताब का कबूलनामा। अब बस इंसाफ का इंतजार। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है और जल्द इसे दाखिल किया जा सकता है। फिलहाल चार्जशीट लीगल एक्सपर्ट देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के आखिर में किसी भी तारीख को चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 3000 से ज्यादा पेज वाले इस ड्राफ्ट चार्जशीट में 100 गवाहों के अलावा फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को आधार बनाया गया है। छतरपुर के जंगल से बरामद हड्डियां और उनकी डीएनए रिपोर्ट, जिसमें की पुष्टि हुई है कि हड्डियां श्रद्धा की ही थी, ये सब चार्जशीट का हिस्सा है। इसके अलावा आफ्ताब पूनावाला का कबूलनामा और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा जांच टीम ने कई ऐसे बयान दर्ज करवाए हैं जो इस केस में काफी अहम हैं और आफ्ताब की मुश्किलें बढ़ने वाली भी हैं। वहीं अब इस चार्जशीट के सामने आने पर श्रद्धा के परिवार को न्याय मिलने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी कि कैसे कैसे पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे। लगातार टेस्ट हुए अलग अलग और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच और ज्यादा तेज की। आनंद कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। आनंद, 3000 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर ली गई है। क्या क्या इस चार्जशीट में है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अपनी जांच भी बिल्कुल आखिरी दौर पे चल आ चुकी है, जिसमें श्रद्धा की चार्जशीट में 3000 पन्ने को लगाया गया है। समझ सकते हैं तमाम वो एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिकल डीएनए टेस्टिंग से लेके सीसीटीवी से सब लेके 100 गवाह तक की गवाही दर्ज की गई है। तो आप समझ सकते हैं पुलिस ने पूरी चार्जशीट तैयारी कर ली है। इस वक्त उनके लीगल डिपार्टमेंट के पास है जो वो चीज़ देख रही है कि कानूनी रूप से इसको कैसे मजबूती से रखा जाए, जिसमें आरोपी आफ्ताब को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाई जा सके। तो आपको इस मामले में बता दूं, तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं, डीएनए टेस्टिंग के रिजल्ट आ चुके हैं, व्हाट्सएप चैटें रिकवर कर ली गई हैं। तमाम वो डॉक्यूमेंट जो कि इस केस में जब कोर्ट में रखा जाएगा तो वो एक मजबूत डॉक्यूमेंट माने जाएंगे, उनको लेकर पुलिस ने तमाम चीज़ें कर ली हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कुछ इस जनवरी के आखिरी हफ्ते तक पुलिस चार्जशीट कोर्ट में दायर कर देगी, जिसके चलते आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी आफ्ताब को इस चार्जशीट के बाद मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और मीडिया ट्रायल्स के माफ़ कीजिएगा कोर्ट ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद उसको कई चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। कई गंभीर आरोप जो उस पर लगे थे उसके अब एक के बाद एक चीज़ें सबूत आने लगे हैं। इसके बाद पुलिस अब इस मामले में चार्जशीट दायर करेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आनंद, क्योंकि इस पूरे मामले ने सबको झकझोर कर रख दिया था और सवाल लगातार उठ ही रहे थे पुलिस की कार्यशैली पर भी और आफ्ताब ने जिस वारदात को अंजाम दिया उसको लेकर भी लोगों ने मांग की कि ऐसे हत्यारे को फांसी के फंदे पर लटकाए। क्या ये चार्जशीट उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है?
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें चार्जशीट में तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि आफ्ताब ने कैसे अपने ही लिव इन पार्टनर, अपने ही दोस्त के 35 टुकड़े किए थे, जो आरी बाद में पुलिस ने बरामद की। उसमें ब्लड क्लॉट्स मिले थे और उसके बाद ब्लड क्लॉट्स के श्रद्धा के पिता से मैच कराए गए थे और उसके टुकड़े वो रात के 1:30 बजे जाके 35 टुकड़े किए और अलग अलग जगह फेंके गए थे, जिसके बाद आप खुद समझ सकते हैं वो कितनी निर्मम हत्या की थी उसने। हर वो कोशिश की थी जिससे इस चीज़ को छुपाई जा सके कि श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तमाम फॉरेन टेक्नोलॉजी के साथ FSL से लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया। तमाम वो टेस्ट जो कि उसके किए गए उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, पुलिस के पास है, जिसके बाद अब सबको कलेक्ट करके एक साथ पुलिस पेश करेगी कोर्ट में, जिसमें तमाम 100 गवाह भी होंगे। तो आप समझ सकते हैं पुलिस एक भारी भरकम चार्जशीट पेश करने जा रही है जो 3000 पन्ने की होगी और पुलिस कोशिश करेगी इस पूरे मामले को कितने स्ट्रॉन्गनेस के साथ उठाया जा सके, कोर्ट में रखा जा सके, जिससे आरोपी आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। और आप जैसी बात कर रहे थे फांसी की, तो फांसी बिल्कुल ही जो जघन्य अपराध होते हैं उसमें दी जाती है। तो पुलिस कोशिश करेगी इसको ऐसा पेश किया जा सके जिससे इसमें आफ्ताब को कड़ी से कड़ी और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो सके उसको मिल सके। जी बिल्कुल आनंद, देखिए तमाम टेस्ट यहाँ पर किए जा चुके हैं, चार्जशीट यहाँ पर भारी से भारी बनाकर पेश करने की कवायद जारी है। ऐसे में अब आगे क्या होगा? जी बिल्कुल, अब चार्जशीट दायर करने के बाद ये पूरा मामला कोर्ट में चलेगा, आरोप प्रत्यारोप कोर्ट में लगाए जाएंगे और चार्जशीट के बाद आरोपी आफ्ताब बेल के लिए रिकमेंड कर सकता है। चार्जशीट दायर करने का मतलब पुलिस का ये होता है कि उसकी जांच पूरी हो चुकी है। तो भारत के IPC और CRPC के अनुसार आरोपी आफ्ताब चार्जशीट दायर करने के बाद बेल की एप्लीकेशन डालेगा। अगर कोर्ट मंजूर करती है तो उसे बेल मिलेगी और नहीं खारिज कर देती है तो उसको फिर उसके बाद भी जेल में रहना पड़ेगा। तो अब इसके बाद चार्जशीट दायर करने का मतलब ये होता है कि इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पूरी हो गई है और आरोपी अब इस जांच में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप या छेड़छाड़ सबूतों से नहीं कर सकता। जी आनंद, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इसी बीच ये भी जानकारी मिली थी कि आरोपी यहाँ पर कानून की किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहा है, जानना चाह रहा है कि किस तरह से इस पूरे मुकदमे से वो अब भी बच सकता है, उसको बचने की अभी भी उम्मीद है। जी बिल्कुल, अगर आप बात करें आफ्ताब की तो वो बेहद ही शातिर किस्म का अपराधी है। उसने हर वो कोशिश की थी जिससे कानून की आंखों में धूल झोंका जा सके, पुलिस को जितना गुमराह किया जा सके उतना उसने गुमराह किया। कई बार तो आलम यह था कि दिल्ली पुलिस के भी इस जांच में हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन कई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जैसे लाई डिटेक्टर टेस्ट किए गए, FSL की रिपोर्ट की गई, DNA आरी बरामद हुई, तो कई ऐसी चीज़ धीरे धीरे बरामद होने लगी जिसके बाद पुलिस की सांसों में सांसें आई। तो आप समझ सकते हैं उसने जेल में रहने के दौरान ही पुलिस से मांग की थी कोर्ट के थ्रू कि मुझे CRPC और IPC की किताब दी जाए जिससे वो कानून की उन बारीकियतों को समझ सके, जिससे वो आगे जाके उसका फायदा उठा सके। तो आप समझ सकते हैं इस आरोपी ने कानून को जानने के साथ साथ आनंद आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आफ्ताब ने जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल पूरी होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट अपनी तैयार कर ली है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर धर्मांतरण का खेल लगातार बढ़ता जा रहा है और कुछ ऐसे ही आरोप लगे हैं। मेरठ के CCSU कैंपस में घूमने आई 2 युवतियों पर स्टूडेंट्स को बरगलाने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं। वहीं युवतियों ने इन आरोपों से साफ साफ इनकार कर दिया। मेरठ में यीशु मसीह का ज्ञान क्यों? यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। आखिर क्या चल रहा है यहाँ? हमारे पापों के कारण परमेश्वर और हमारा संबंध टूट जाता है। आरोप बेबुनियाद, तो कैमरे से क्यों इनकार? क्या यहाँ चल रही थी धर्मांतरण की तैयारी? यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। जी इकलौता कौन? सबसे पहले परमेश्वर सारे दुनिया बनाया और हम लोग भी बनाया। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहाँ के CCSU कैंपस में घूमने आई युवतियों पर धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप लग रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में बताओ तो। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। जी इकलौता कौन? सबसे पहले परमेश्वर सारे दुनिया बनाया और हम लोग भी बनाया। बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे में पाप है ना, हमारे पापों के कारण परमेश्वर और हमारा संबंध टूट जाता है। इसलिए हमारे पापों सब के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। टोपी वाले बात बताओगे ना? जो भी जाओ।
क्रूस पर मर गया और 3 दिन के बाद फिर जीता ये अनंत जीवन है, अनंत जीवन अभी भी यीशु मसीह परमेश्वर के साथ है और मेरे मन में भी है। वेस्ट यूपी के सबसे बड़े चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में साउथ कोरिया की ये युवतियां घूमने आई थी, लेकिन वो यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को ईसाई धर्म समझाती नजर आई, जिसके बाद वहाँ मौजूद छात्रों ने नारे लगाना शुरू कर दिया। क्या मकसद है आपका यहाँ आने का, ये बताओ। वहीं इस पूरे मामले में कोरियन युवतियों का बयान भी सामने आया है। हम दिल्ली में रहकर हिंदी सीख रहे थे, हमें कोरिया जाकर हिंदी पढ़ानी है। यहाँ मेरठ अपनी सहेली से मिलने आई थी, तो यूनिवर्सिटी भी घूमने आ गए। छात्रों ने हमसे ईसाई धर्म के बारे में पूछा कि ईसाई धर्म में क्या है और कैसे अपनाते हैं। छात्रों ने युवतियों पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया, तो वहीं पूरे मामले में युवतियों ने आरोपों से इनकार कर दिया। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर लड़कियां सच बोल रही हैं, तो फिर उन्हें कैमरे से भला खौफ क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे अवनीश का रुख करेंगे। अवनीश, यूपी में ये कोई नया मामला नहीं है धर्म परिवर्तन का, धर्मांतरण का, लेकिन बड़ा सवाल ये कि एक तरफ सरकार की सख्ती और दूसरी तरफ फिर से धर्मांतरण का ये खेल। सही है कि सरकार की सख्ती के बाद, तमाम नियम कानून बनाने के बाद, ये भी तय करने के बाद कि धर्मांतरण को लेकर के सख्त कानून उत्तर प्रदेश के अंदर हो, बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी हुई, बहुत सारी FIR भी दर्ज की गई, बहुत सारे लोगों को जेल भी भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ मामले सामने आए, और खास तौर पर अगर आप देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों के माध्यम से ये धर्मांतरण को लेकर के जो बातें आई, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जो इंस्टीट्यूशन थे उनसे जुड़े हुए कुछ लोग थे जिन्होंने इस धर्मांतरण के खेल में कई बार अपनी भूमिका दिखाई, और उसके बाद पुलिस ने, यूपी ATS ने, यूपी STF ने उन मामलों में कार्रवाई की। अब बावजूद इसके जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जैसा मामला मेरठ में सामने आया, वो कई बार ऐसा लगता है कि इन परिस्थितियों का कुछ लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वो ऐसी विरोधाभास की स्थिति जो है वो उत्पन्न करते हैं, तब सवाल उठने लगते हैं। अभी फिलहाल जो मेरठ का मामला है, इस मामले में पुलिस का ये कहना है कि जो आरोप उन युवतियों पर लगाए गए वो सही आरोप नहीं है। वो युवतियां वहां पर घूमने के लिए गई हुई थी, वो जो है यहाँ पर आई हुई थी दिल्ली के अंदर, वो पढ़ाई कर रही थी, और उसके बाद अगला सवाल दरअसल मेरा यही है, आपने अभी जिक्र किया कि पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं युवतियों पर, ये पूरी तरीके से सही नहीं है, वो सिर्फ घूमने मात्र के लिए आई थी। लेकिन जिन लोगों ने ये आरोप लगाया, क्या इसका कोई आधार उन लोगों के पास है कि वाकई धर्मांतरण कराने के लिए ये लड़कियां यहां पर पहुंची हुई थी, लोगों को बहलाने की कोशिश वो कर रही थी? देखिए, जो आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है वो इस आधार पर ही लगाया गया है कि कुछ लोगों ने उनको ये जानकारी दी कि कुछ युवतियां जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आई हुई हैं, वो लगातार जो है वो एक धर्म विशेष को लेकर के लोगों से बातचीत कर रही हैं, और उसी बात को आधार बना करके वहाँ संगठन के लोग पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने फिर वहाँ पर हंगामा शुरू किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची है। पुलिस ने जब इस मामले की फौरी तौर पर प्राथमिक पड़ताल की, तब ये पाया कि ये मामला जो है वो केवल कन्फ्यूजन का था, और उसी के आधार पर जो आरोप लगाया जा रहा था वो लगाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जो युवतियां हैं उनको क्लीन चिट दी है। बताया जा रहा है कि उनको अगले ही सप्ताह वापस कोरिया लौट भी जाना है, चूंकि विदेशियों का मामला है, लिहाजा बेहद संवेदनशीलता के साथ पुलिस इस मामले को देख रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि तुलसीदास रचित रामचरितमानस में दलितों और पिछड़ों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रसाद मौर्य जी, रामचरितमानस को लेकर के जो बयान आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसको प्रतिबंधित किया जाए, क्या आधार है जिसके आधार पर ये कह रहे हैं कि इसको प्रतिबंधित किया? मैं देखिए, दो चीजें। आज भारतीय संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। वो सबको समान अधिकार देता है, किसी के साथ कोई भेदभाव का स्थान नहीं, और धर्म मानव कल्याण के लिए होता है। कोई भी धर्म किसी को अपमानित करने के लिए
काम नहीं करता है। अगर सभी शूद्र समाज में आने वाले दलित, पिछड़े और आदिवासी हिंदू हैं तो 85-90% लोगों को आप गाली दोगे, 10-5% लोगों की भावनाओं का चिंता करोगे। अगर आप इनको हिंदू मानते हो तो हिंदू का मतलब केवल पंडा पुजारी नहीं होता है। हिंदू का मतलब होता है सभी उस धर्म के मानने वाले, उस धर्म के दायरे में आने वाले। तो अगर शूद्र के अंतर्गत सारे दलित, पिछड़े और सारे के सारे आदिवासी, सारी की सारी महिलाएं अगर ये भी हिंदू समाज से आती हैं तो इनको गाली देने का अधिकार किसने दिया आपको? आप इनको अधम जाति का सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने दिया आपको? तो स्वाभाविक रूप से ऐसे शब्दों पर जो एक वर्ग विशेष 85-90% आदिवासी, दलित, पिछड़े, महिलाओं को आहत करती हैं, वो आपत्तिजनक है। इस अंश को सरकार को चाहिए इसको निकाल दे, अन्यथा इसको प्रतिबंधित कर दे। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन का अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात मेरठ की। मेरठ के मेन मार्केट में बाइक पर स्टंट करते हुए लड़कों का वीडियो सामने आया है। बता दें कि बेखौफ लड़के बीच सड़क में फुल स्पीड पर बाइक दौड़ा रहे हैं। वो चलती बाइक पर स्टंट कर रहे हैं और अपनी स्टंटबाजी को युवक मोबाइल में कैद भी कर रहे हैं। कुछ राहगीरों ने युवक की हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, तो वहीं पुलिस वीडियो के आधार पर इन युवकों को ढूंढ रही है। मामला मेरठ सदर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 4 लड़के 2 बाइक पर स्टंट करते दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि ये लड़के फैज़-ए-आम डिग्री कॉलेज के बाहर से गुजरते हुए दिल्ली रोड की तरफ बाइक दौड़ा रहे हैं। बाइक को कभी पीछे से स्प्लिट करते हैं तो कभी आगे से उठाते हैं। दोनों बाइक पर बैठे लड़कों में स्टंट करने की होड़ लगी हुई है। देखिए तस्वीर जो फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर छाई हुई है। किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टंट में व्हीली करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जिस तरह से ये बाइक का एक टायर उठा रहे हैं उसको व्हीली कहा जाता है। ये एक तरह का स्टंट है जो 2 व्हीलर के साथ किया जाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है। लेकिन बावजूद ये लड़के एक दूसरे से होड़ लगाते हुए बीच रास्ते में ये स्टंट करते हुए गाड़ी दौड़ा रहे हैं। और आपको बता दें कि आसपास के राहगीरों ने इनकी ये स्टंटबाजी कैद कर ली। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो चुकी है और अब इस वीडियो के आधार पर इन लड़कों को ढूंढा जा रहा है। और अब बात सुपरस्टार शाहरुख खान के फिल्म पठान की, क्योंकि फिल्म पठान के बढ़ते विरोध के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को देर रात कॉल किया। शाहरुख खान की तरफ से ये कॉल तब गया जब एक दिन पहले ही सीएम ने फिल्म को लेकर के बयान जारी किया था। सुपरस्टार शाहरुख खान ने फिल्म पठान के बढ़ते विरोध के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को देर रात कॉल किया। शाहरुख खान की तरफ से ये कॉल तब गया जब एक दिन पहले ही सीएम ने फिल्म को लेकर बयान जारी किया था। शाहरुख खान सिनेमा पठान শাহরুখ খান কোন? শাহরুখ খান কোন? শাহরুখ খান সুপারস্টার। আমি কিয় চিন্তা কৰো, আমাৰ ইয়াত কত শাহरुख খান আছে। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि एक्टर शाहरुख खान ने उन्हें फोन किया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने मुझे सुबह 2 बजे फोन किया। उन्होंने अपनी फिल्म के स्क्रीनिंग के दौरान गुवाहाटी में हुई एक घटना पर चिंता जताई है। इस पर मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। हम इस पर कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो। वहीं एक दिन पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि वो किसी शाहरुख खान को नहीं जानते, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म देखने से भी साफ मना कर दिया था। सीएम के इस बयान पर विवाद भी शुरू हो गया। आप ये कहकर कि मैं शाहरुख खान को नहीं जानता, अपने आप को कहीं ना कहीं लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। शाहरुख खान कोई नाम ऐसा तो है नहीं कि जिसको कोई नहीं जानता। जो फिल्में देखता है वो भी जानता है, जो फिल्में नहीं देखता वो भी जानता है कि शाहरुख खान कौन है। और ये जो अभी विवाद हुआ है उसकी फिल्म को लेकर, इसने तो उसको और जन्मा दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा एक राष्ट्रवादी हैं और वो बहुत जागरूक हैं। उनके बयान बिल्कुल सही है
और निश्चित रूप से जब उन्होंने भी बोल दिया, और शाहरुख खान दूसरी तरफ जिस देश के लोगों ने उनको उठाया, उनके अंदर अहंकार दरसता है, अहंकार दिखाई देता है, और अहंकार नहीं होता तो निश्चित रूप से वो हिंदुओं से माफ़ी मांगते। तो इसलिए उन्होंने विश्वा जी ने भी बोल दिया कि पठान कौन है या वो भी, इसका मतलब सीधी सी बात है कि उसका बहिष्कार होना चाहिए। दरअसल गुवाहाटी के नारंगी स्थित एक सिनेमा हॉल में शाहरुख खान की फिल्म पठान दिखाई जाने वाली थी, लेकिन बजरंग दल ने हिंसा कर इसे रोक दिया। मीडिया ने इसी को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से सवाल किया था। इस पर शर्मा ने जवाब दिया कि शाहरुख खान ने उन्हें इस समस्या को लेकर नहीं बताया। मुझसे बॉलीवुड के कई लोग बात करते हैं, वो भी बताएंगे तो हम इसको देखेंगे। कानून का उल्लंघन किसी ने भी किया है तो हम कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद अब शाहरुख ने मुख्यमंत्री को फोन कर फिल्म को लेकर जारी हिंसक विरोध पर चिंता जाहिर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अक्षय राय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अक्षय, जरा ये बताइए कि एक और जहां सीएम योगी से भी अपील की गई थी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के कि बॉयकॉट शब्द का इस्तेमाल करना बंद किया जाए, इसके लिए भी कोई कड़ा कानून लाया जाना चाहिए, लेकिन अब जब एक और शाहरुख खान खुद अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरीके की अनहोनी या अप्रिय घटनाएं ना घटे, उनकी फिल्म को रिलीज होने दिया जाए, और एक और सीएम खुद ये कह रहे हैं कि मैं वो फिल्म नहीं देखूंगा। देखिए, साफ तौर पर है जिस तरह से पठान फिल्म को लेकर के उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से बेशर्म गाने को लेकर के तमाम लोगों ने सवाल उठाए, उसके बीच में अब असम सीएम का इस तरह कहना कि पठान कौन शाहरुख खान, और फिर शाहरुख खान खुद फ़ोन करते हैं असम सीएम को और ये बताते हैं कि जिस तरह से गुवाहाटी के नौरंगी में जो सिनेमा हॉल था उसमें फिल्म की स्क्रीनिंग की जानी थी, वहाँ पर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और साफ तौर पर कहा कि वो फिल्म यहाँ पर नहीं दिखाई जानी चाहिए। लेकिन अब असम सीएम ने साफ कर दिया है कि कोई लिखित कार्रवाई अगर होती है, मांग होती है, तो निश्चित रूप से जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर है कि शाहरुख खान ने जिस तरह से निषेध किया है, और आपने जिक्र जैसे किया कि योगी आदित्यनाथ भी जब मुंबई दौरे पर थे, उनसे सुनील शेट्टी जो नेता हैं उन्होंने कहा कि बायकॉट बॉलीवुड जैसे जो ट्रेंड चलते हैं वो चाहें तो रोक सकते हैं। और साफ तौर पर है कि योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्रेचर उत्तरी इलाके में है, पूर्वोत्तर इलाके में वही स्ट्रेचर इस समय अगर देखा जाए तो हिमंत बिस्वा शर्मा का भी है, क्योंकि पूर्वोत्तर के वो योगी कहे जाते हैं। साफ तौर पर है शाहरुख खान की जो बातचीत रही है वो इसी सिलसिले में रही है कि ताकि हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से एक सकारात्मक बयान आ सके और ये फिल्म पर कोई खास नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये एक तरफ से डैमेज कंट्रोल की भूमिका शाहरुख खान की कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से देश भर में पठान फिल्म के गाने और पठान फिल्म को लेकर विरोध हुआ है, सियासत भी इसको लेकर हुई और अभी भी फिलहाल सियासत जारी। अक्षय, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस पर राजनाथ सिंह ने बड़ा हमला बोला, नफरत के नाम भारत को बदनाम ना करें। राहुल गांधी के बयान पर राजनाथ सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नफरत के नाम भारत को बदनाम ना किया जाए। तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जमकर सियासत वैसे भी होती रही है, और ये भी बता दें कि अब इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, राहुल गांधी पर हमला बोला। आज राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर कह रहे हैं हिंदुस्तान में नफरत ही नफरत चारों तरफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का काम कौन कर रहा है? क्या सारे देश में मोदी जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या यह नेता लोगों के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं? कहां उनको नफरत दिखाई देता? सारी दुनिया में या कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, इसका उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। तो देखिए, हमला बोला भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजनाथ सिंह ने, और कहा कि नफरत की वो बात करते हैं, इस देश में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है। और अब आपको दिखाते हैं विजुअल ऑफ द डे। उत्तराखंड के औली में बसा ऐसा स्थान जहां स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग का आनंद लिया जा सकता है। साथ ही साथ भारत की सबसे लंबी केबल कार सवारी के लिए भी ये जगह प्रसिद्ध है। जनवरी से फरवरी औली में बर्फबारी का समय होता है।